अवंतीपुरा आतंकी हमले में 44 जवानों की शहादत पर पूरे देश का खून खौल गया है। पूरा देश कह रहा है कि आतंकवादियों और आतंकियों को श्रेय देने वाले पाकिस्तान से हिसाब कब पूरा किया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। प्रिया सेठी बीजेपी से हमारे साथ, अनिल गौड़ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही रविंद्र कुमार को इस समय स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब और आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले रविंद्र कुमार, आपका रुख कर रही हूं। बड़ी बातें यहां पर कही जा रही हैं, कूटनीतिक रण की, पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का सबूत देने की, कड़े एक्शन की। डिटेल्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये परिवार में मातम नहीं के साथ साथ पूरा देश में मातम है। जो आपने तस्वीर दिखाई, जाहिर तौर पर सभी विचलित होंगे। अभी सीसीएस की बैठक चल रही है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए हालांकि भारत पहले भी कोशिश करते रही है और कोशिश में कई दफा कामयाब भी रही है, लेकिन इस हमले के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, डोजियर तैयार किया जाएगा और यूएन यूएस सभी तमाम बड़े देशों को ये भेजा जाएगा कि पाकिस्तान असली इसमें गुनाहगार है। जैसे मोहम्मद एक जरिया है। देखिए, पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना असली गुनाहगार है और उन गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बता दूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से अमेरिका हो या फिर रशियन फेडरेशन के हो या फिर पूरा यूरोप हो और दूसरे कंट्री, सब ने भारत के साथ दिया है। वैसे में माना जा रहा है कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी हो सकता है कि यूएस के राष्ट्रपति से बात करें या बात कर लिए हो, इसकी अभी खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे विश्व के बड़े देशों को अपने पाले में रखकर ये जरूर कहा जाएगा कि हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, इस पर आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साथ अगर खड़ा होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे चाइना हो या दूसरे कंट्री, उनको आप संभालिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को बख्शने नहीं जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जैसा कि बदला एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। यह ऐसा बदला होगा कि पाकिस्तान ऐसी सबक सीखेगा कि आगे से ऐसी गलती न करे। ऐसी भूमिका, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है सीसीएस की बैठक में। जनरल सिन्हा, खबर पर आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन तो ये है, देखिए, ये ऑप्टिक्स के मामले में ठीक है, कूटनीतिक का ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो ये वो सीसीएस का हिस्सा होता है। जो सबसे बड़ी चीज है कि आप खुद भारत क्या कर रहा है। आज के दिन में एक ऐसी कड़ी कार्रवाई केवल हम एक कहने से नहीं होगा, जमीन पे करना होगा। और देखिए, ऑल आउट ऑफेंसिव दोनों, चाहे तो अक्रॉस एंड अंदर, क्यों जिसने भी परपिचुएशन किया है वो अंदर भी बैठे हैं। मगर आप देखिए, टीवी चैनलों के ऊपर में राजनीतिक दल से हम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं कर पाते हैं। तो ये दो तरफा आपको हमला ऑफेंसिव ही करना पड़ेगा और इसकी कोई ये कूटनीतिक उसको डिप्लोमेसी, उसको आइसोलेशन, उसको काटना, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसमें हम बहुत सफल भी रहे हैं। मगर आप जब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव चीज जमीन पे नहीं करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑल आउट ऑपरेशन जो हैं वो केवल उन क्योंकि वो लोग केवल सिपाही हैं, वो ऐसे हैं कि उनको 1 महीने में तैयार होता है, उसको खत्म करते हैं। ये जो इसमें शामिल था आदिल, वो कब ज्वाइन किया, कैसे बन गया, कैसे चीजें आई। तो हमारे यहां एक बहुत बड़ा, एक मैं कहता हूं ये फेलियर्स हैं हमारे। आप इसमें बैठ नहीं सकते और मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। उस लीडरशिप को आज आप केवल एक ऑल आउट तरीके से छोड़ दीजिए, जमीन पे कार्रवाइयां होगी। ठीक है, ठीक। जनरल द्विवेदी, गलतियों की बात यहां पर जनरल सिन्हा ने की। अभी मेरा सवाल आपसे यह है, जिनकी गलतियां हैं उनकी जवाबदेही तय करेंगे हम। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे पहलू से देखना चाहता हूं कि ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये 40 साल से चल रहा है, ये आज का नैरेटिव नहीं है। और 40 साल से हमारी जो स्ट्रेटेजी या टैक्टिक्स रहे हैं कि हम जो भी उग्रवादी हैं वो अपने टेरिटरी में उनका मुकाबला कर रहे हैं, हम उस पार ये खेल को उस पार नहीं ले आ रहे। और वो एक बार हुआ है जो सर्जिकल स्ट्राइक। अभी ये सोचो कि जो इसके हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी है, जिनको हम पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, वो तो छोटे प्यादे हैं। तो वो उनको जब तक हम पाकिस्तान फौज को एक सबक नहीं सिखा सकते, तब तक ये जो कहानी चल रही है, ये इसमें बदलाव नहीं आ सकता। तो मेरा सबसे पहले है कि हमें अपनी पूरी रणनीति बदलनी है। ये 40 साल से जो कर रहे हैं उसमें एक बदलाव आना है।
सर क्या बदलाव है? मैं कॉन्क्रीट मैं आपको क्या बदलाव है? मैं आपको 4 बदलाव देता हूं। सबसे पहले जो है बदलाव कि ये जो लड़ाई है उस पार लड़नी है, इस पार नहीं लड़नी है। दूसरी बदलाव है कि पाकिस्तान फौज को हमने ये सबक सिखाना है क्योंकि उन्हीं की चाल से सब कुछ हो रहा है। तीसरी जो बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, मिलिट्री से हमें उनको सबक सिखाना है, पॉलिटिकली आइसोलेट करना है, डिप्लोमेटिकली उन पर प्रेशर डालना है। क्यों नहीं हम ये इंडोस ट्रीटी वगैरह हम इनको बदलाव ला सकते हैं। जनरल द्विवेदी, माफी के साथ यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। देखिए बच्चे अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीदों को, सुनिए। And have the feeling of patriotism. We all know that yesterday, 14 Feb, it was Valentine's Day, and we all were busy in expressing our feelings of love. But do we know that only yesterday, the day which is known as the Day of Love? तो मुरादाबाद से तस्वीरें थी, बच्चों की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही। द्विवेदी साहब जल्दी से सर 20 सेकंड्स में बात पूरी कर लें, मुझे दूसरे केस को लेकर। देखो ये ऐसी लड़ाई जज्बात से लड़ी जाती है कि भाई हाँ उन्होंने मारा तो हम उनको मारेंगे नहीं। इसके लिए हमें बहुत लंबी स्ट्रेटजी चाहिए, कुछ एक्शन अभी होने चाहिए ताकि उनको सबक हो जाए कि एक नई शुरुआत हो रही है। और नई शुरुआत जो है, ये जंग जो है लंबा लड़ना है, ये नहीं कि जज्बात से लड़ना है। हमें अपनी सोच बदलनी है और सोच बदलने से ही। कितना लंबा लड़ेंगे सर जंग? देखो पॉइंट ये है कि 40 साल से हम कुछ नहीं कर पाए। हर हमले के बाद मैं ऐसे ही डिस्कशन में बैठती हूँ, हर हमले के बाद ऐसे ही सवाल पूछती हूँ और बस अगले हमले तक हम बैठे रहते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि 40 साल जो हो रहा है वो अभी बदलना है। उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने हैं, मिलिट्री कदम उठाने हैं, काइनेटिक एनर्जी कदम उठाने हैं। ठीक, अनिल गौर साहब, कूटनीतिक रण की बात की जा रही है, मिलिट्री के तौर पे आपसे कहूं। अच्छा, अनिल गौर साहब के साथ हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में आशुतोष मिश्रा हैं। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर। आप रात को नींद आ पाई सर? रात को कौन भारतवासी सो पाया होगा, जबकि इस तरह का जो है हमला हुआ जिसमें हमारे बच्चे शहीद हो गए। और सबसे पहले तो उन शहीदों को नमन और उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपने अभी कहा कि हम एक हमले पे डिस्कस करते हैं और अगले हमले का तक बैठे रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग एक बेसिक बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि वो जो है वहाँ के लोग थे, वो हमारे साथ रह नहीं सकते थे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम जो है उनको जो है किसी और तरह से पलट देंगे, नहीं है। और ये इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। और जैसे अभी दोनों जनरल साहब कह रहे थे। मिश्रा साहब एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं चाहती हूँ शहीद की पत्नी की आवाज सुने देश। के पीछे केंद्रीय विद्यालय के सामने प्लाट है मेरा। मेरे केंद्रीय विद्यालय में दोनों बच्चे जो छोटे वालों पीछे स्कूल में रहो। संडे को आए थे, फिर 6 दिन का जी आए थे, फिर चले गए। तो उनकी बर्फ गिर रही, रास्ता बंद है, तो हमने की छुट्टी आ जाओ। फिर संडे को गए, यहाँ से कहीं सोमवार की वापसी है, हमने की जाओ अप्रैल में छुट्टी आई है, मकान बनवाए ले। आने की नहीं बोल रहे थे हम जल्दी आए जो मकान बनवे, लोन निकाल के। हाँ बोल रहे थे मकान बनवा लें। तो बच्चा पीएससी के पीछे केंद्रीय विद्यालय के सामने प्लाट है मेरा। मेरे केंद्रीय विद्यालय में दोनों बच्चे जो छोटे वालों पीछे स्कूल में रहो। संडे को आए थे, फिर 6 दिन का। तो शहीद की पत्नी को आप सुन रहे हैं, उनकी गोदी में बच्चा भी आपने देखा। आशुतोष मिश्रा जी बात पूरी कीजिए। तो इसमें जो है हम लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के पीछे हाथ किसका है? चीन का। मसूद अजहर को कौन बचाता है हर बार? चीन ने पाकिस्तान को एक हथियार बना लिया है जिसको लेके वो हमारी हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है। तो हमें दो तरफ लड़ाई, दो दुश्मनों को ध्यान में रखना है, केवल पाकिस्तान नहीं, क्योंकि 1-on-1 लड़ाई में तो हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जो है भुट्टो ने यह कहा था कि 1000 घाव दे के भारत से लड़ो, ये उनकी पुरानी कूटनीतिक चाल है।
तो ये यहाँ पे सबसे पहली बात ये उठती है कि अप्रैल 2018 के बाद से हम लोग मसूद अजहर को लेकर चुप बैठे हैं। ये आपने बड़ी सही बात कही कि हम क्यों रिएक्ट करते हैं, हम क्यों, हमेशा हमारी प्रतिक्रिया होती है, क्यों नहीं हम कुछ एक ऐसे नीजर्क रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्यों नहीं सोच समझ के एक लंबी रणनीति बनाई जाए जिससे कि न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन इस पे का हाथ अगर जो है पाकिस्तान के सर पे इस वक्त ना हो तो जो है ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। उसकी तो इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई है। ठीक है सर, ठीक हम कमियां गिनवाते रहते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद भी जुड़ गए। शंकर प्रसाद जी, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे सर। अभी एक बच्चे को देखा मां की गोद में, वो विलाप कर रहा था, शहीद की पत्नी थी वो। सर हम यहाँ पर बैठकर रैशनल डिबेट्स, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ये ऑप्शन है सर, क्या हम एक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते सर? लगता तो कुछ ऐसा ही है, कि हम कुछ नहीं कर सकते। पिछले कितने सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मुंह तोड़ जवाब कितने दिन से तैयार हो रहा है, इसका जवाब कब देंगे? आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रही हैं। वही जो टेप है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो री रिकॉर्ड होते चला जा रहा है। सवाल भी आपके वही हैं, जवाब भी उन लोगों के वही हैं। देखिए, भारत को सोचना है कि इस परेशानी से किस तरह से हमें निपटना है, और निपटने के लिए दुरुस्त तरीके से तैयारी करनी है। वो तैयारी तो हम करते नहीं हैं, ना तैयारी करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोशिश करते भी हैं तो वो कोशिश को कामयाब नहीं होने देते पॉलिटिशियन। सारी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल क्लास की। कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल क्लास अपना एजेंडा चला रहा है। आपने मुफ्ती मैडम को सुना होगा कि इन टेररिस्ट से बात करो, ये हमारे बच्चे हैं। वो अब्दुल्ला साहब कहते हैं ये बच्चे हैं हमारे, इनसे बात करो। ये जो गन लेके और हमारी 40 आदमियों को मार रहे हैं, इससे क्या बात करेंगे हम? इन पॉलिटिशियंस का क्या इलाज है? क्यों नहीं हम 20 साल से इसको जूझ पा रहे? और आप दिल्ली में देखिए, आर्म फोर्सेस को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तो वो जी कहते हैं ये रफाल में गड़बड़ हो गया, मिग जहाज क्यों खरीद रहे हैं, राइफलें क्यों आ रही हैं बाहर से, स्टेन गन क्यों हो रही है। मॉडर्नाइजेशन होने नहीं देते। 25 साल से मॉडर्नाइजेशन रुकी पड़ी है। एयरफोर्स 22, 23, 24, 25 स्क्वाड में पहुंचने वाली है। क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? पाकिस्तान के बरखिलाफ जब तक हमारा क्रेडिबल डिटरेंस नहीं होगा, जब तक आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगी, जवाब देने के काबिल नहीं होंगी, तब तक ये होता रहेगा। मुंह तोड़ जवाब के बयान देते रहेंगे हम। ये कब तक चलता रहेगा? ये भारत के वासी आज पूछना चाह रहे हैं जो आप पूछ रही हैं। मेरा भी वही सवाल है, इसका जवाब कब होगा, इसकी तैयारी कब होगी, इसका निर्णय कब होगा? ये एक आज कल पर आज कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, उसमें कई एक ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। जहां तक कि स्ट्रेटेजिक ऑप्शन का सवाल है, उसको तैयार करने में तो समय लग रहा है ना। ठीक सर, मैं आपके पास आऊंगी। तो बदले की मांग हो रही है, देश गुस्से में है, क्रोध है, वेदना है, दर्द है, और साथ ही सवाल ये भी कि क्या हम पाकिस्तान को वो जवाब दे पाएंगे, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि सीसीएस की जो मीटिंग हुई उसमें रणनीतिक लड़ाई की बात हुई, इसमें कूटनीतिक लड़ाई की बात हुई, उसमें पाकिस्तान को एक बार फिर से अलग थलग करने की बात हुई, लेकिन हम मिलिट्री तौर पर क्या एक्शन लेंगे उसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल द्विवेदी, हम शहीदों के परिवार क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूं लोग कहेंगे आप इमोशंस को भड़का रहे हैं, एंकर्स टीवी पर बैठकर भावनाओं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा जो अपनी मां की गोद में बैठकर रो रहा था, उन तस्वीरों को देखने के बाद इमोशनल नहीं होंगे हम? हमें नहीं होना चाहिए इमोशनल? हमें नहीं कहना चाहिए कि कब लगाएंगे हम पूर्ण विराम पाकिस्तान की हिमाकत पर? देखो, एक देश के नाते, एक देशवासी के नाते इमोशन एक तो बहुत स्वाभाविक बात है, पर इस इमोशन को हमने एक्शन में लाना है। ये इमोशन से काम नहीं चलेगा। अभी बात हो रही थी डिटरेंस की। डिटरेंस की दो चीज़ें होती हैं, काबिलियत और इरादा। अगर आप में काबिलियत नहीं है, आपका इरादा नहीं है, तो आप कभी भी अमन नहीं ला सकते। अमन लाने के लिए ताकत चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान को पता लग गया कि हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास इरादा भी है, आप देखो कि ये पूरी कहानी बदल सकती है। तो सबसे पहले हमें अपनी ताकत बढ़ानी है और इरादा बढ़ाना है, और ये जंग जो है उस पार ले जाना है। आप देखोगे कि अगर हम जंग उस पार लड़ेंगे तो ये पूरी कहानी हम बदल सकते, और जज्बात से नहीं, एक अच्छी सोच चाहिए। सोच के साथ ही ये कहानी बदली जा सकती है। इस समय हर एक देशवासी के अंदर एक बहुत गुस्सा है, क्रोध है, और वो चाहते हैं कि एक्शन हो, और एक्शन होगा।
ये मुझे पूरा विश्वास है। जनरल सिन्हा, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बच्चा है, इस बच्चे को दिखाएं। इस बच्चे ने अपने पिता का साया खो दिया है हमेशा के लिए। इस बच्चे से आज आप क्या कहेंगे साहब? अदिति जी, मैं तो ये बच्चे से यही कहूंगा कि बेटा, आप जिस मुकाम में खड़े हैं, जिस तरह से हैं, वो मैं डेली मरता हूं। ये देश की हालत को देख करके, नाकामियों को देख करके हमें रोना आता है। मैं आपके साथ हूं बेटा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मगर मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि देखिए, आपके माध्यम से पूरा देश इसको देखे और एक प्रेशर बनाए। प्रेशर देखिए, को कहता है ना कि जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए, सूझबूझ। अरे जज्बातों से नहीं खेलोगे तो ऐसे ही लोगों को, इन बच्चों को क्या जवाब दोगे आप? उन माताओं को क्या दोगे? उन पत्नियों को क्या दोगे आप जवाब आज देश मांगता है। देखिए, इनके खून के हाथ हम लोग सबके सने हैं, इसलिए सने हैं कि हम बैठे हैं। बैठने का समय नहीं है। देखिए अदिति जी, आप कहेंगे कि भड़काते हैं, ये बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी का समय नहीं है। आप केवल, मैं कहता हूं, पॉलिटिकल डिसीजन आप ले लें। हमारी सेना इतनी सक्षम है, कैपेबिलिटी केवल आप राजपथ में नहीं बनाते, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति कल नहीं आएगी, अभी आएगी, इस वक्त आएगी। हाँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि सीसीएस नोट जो आप सीसीएस दिखा रहे हैं, आप सीसीएस के अंदर में मिलिट्री ऑप्शंस नहीं बताए जाएंगे, मगर कार्रवाइयां शुरू हो जानी चाहिए। और देखिए, इसका एक ही है, द्विवेदी जी से, जल द्विवेदी से मैं मानता हूं, अक्रॉस अंदर भी बैठे हैं लोग, आपके टीवी चैनलों में बैठे हैं, खुल करके वो मजामत करते हैं पाकिस्तानियों के, चाहे वो राजनीति में, कोई हाथ नहीं डालता, उनको कोई हाथ नहीं डालता। उनको सीआरपीएफ के वही संरक्षण प्राप्त है जो जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके बच्चे दिखा रही हैं आप, वो लोग संरक्षण दे रहे हैं। उनकी गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, उनको दे देते हैं गाड़ियां, जो कि एक स्टेट बस है, उसमें बैठा के 2000 सैनिकों को ले जाते हैं एक जगह। ये क्या है? उस रोड से बैरिकेड निकाल दिया है। आप कहती है एक्शन, ये एक्शन जज्बात पे ही होना चाहिए। कोई वो अभी आके कोई कह रहा था, बड़े सोच समझ के, भोले दिमाग से, अरे क्या बातें करते हैं ये लोग। ये इनको केवल अपने कुर्सियों का मतलब है जो ऐसे बातें करते हैं। ये जज्बात से ही काम होता है। इजराइल करता है, अमेरिका करता है, रशिया करता है। पुतिन के घर में यदि ये होता ना, तो अब तक पाकिस्तान जलता। कैपेबिलिटी है। आप कहती हैं कि उसको लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे हैं? अरे लिस्ट में हाफिज सईद का नाम तो कितने दिनों से है, क्या हो गया? क्या हो गया? आप कहते हैं ना, मौलाना मसूद अजहर का नाम हमने लिस्ट में नहीं डलवाया। अरे लिस्ट में तो उसका नाम भी है, हाफिज सईद तो खुला घूम रहा है। ये चीजें लोगों को बहकाने के लिए होती है, नॉन एक्शंस के लिए। ठीक, हम चूड़ियां पे, हम केवल राजपथ में दौड़ दौड़ कर दिखाएंगे क्या जोश है। अरे जोश जज्बात से होता है, देश के लिए जज्बात। मैं तो पल पल मरता हूं इसके लिए कि हम कर नहीं पा रहे हैं, और कैपेबिलिटी है। छोड़ दो हमारे यंग लीडरशिप, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग लीडरशिप मैं देखता हूं जो बैठा है आज। आप छोड़ दो यंग लीडरशिप के ऊपर में, हमारे ऐसे लोगों को निकालो, देखो क्या होता है। पाकिस्तान को धूल चटा। आप कहती है ना, चाइना परचुएट कर रहा है, प्रोफेसर साहब कर रहे थे अभी। अरे भाई, चाइना खुले जंग में आ जाए। मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा पहुंच गए हैं, जहां पर अपने नापाक मंसूबों को आतंकी ने अंजाम दिया था। सचिन, आप अपने इर्द गिर्द क्या देख पा रहे हैं? एनआईए की 12 सदस्यीय टीम को वहां पर पहुंचना था, कितनी देर में वो टीम पहुंच रही है? कितनी देर में राजनाथ सिंह वहां पहुंचेंगे? क्या अपडेट्स हैं? अभी जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी चल रही है, अदिति आपने बताया, और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो है प्रेस को ब्रीफ कर सकती हैं। और ये रात को हमारे सोर्सेज बताते रहे कि देर रात तक ये बैठक का सिलसिला चलता रहा। आज लगभग 12:30-1 बजे के करीब जा रहा है कि राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। एनआईए की 12 सदस्यीय टीम पहुंचनी है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यही वो जगह है, यही वो हाईवे है कल जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था। कल जहां पर आतंकियों ने, जैश ने अपने उस नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। आप वो मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं
आपको मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त सीआरपीएफ बटालियन यहां पर मौजूद है। वो जगह है वहां पर जब वो कॉन्वॉय गुजर रहा था और उस कॉन्वॉय को बीच में जो है उस कार ने अटैक किया जो कि आईडी से लैस थी, जिसमें 100 किलो के ज्यादा विस्फोटक था और फिलहाल जो संख्या है वो 42 के करीब बताई जा रही है। हमने यहां पर रात भर ट्रेवल किया क्योंकि हम चाहते थे, एक खामोशी जरूर है यहां पर, आसपास इस वृक्षों में खामोशी जरूर है, लेकिन गुस्सा है यहां पर। जी सर, क्योंकि यहाँ सीआरपीएफ के जवानों में गुस्सा है, इस आक्रोश का वो बदला लेना चाहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल हम यहाँ से हट रहे हैं। हम यहाँ से बिल्कुल अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे आदित्य जैसे देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियों को हटाया जा रहा है वो पीछे की तरफ, क्योंकि वो पूरा इलाका सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर एनआईए की टीम कुछ ही देर में पहुंचेगी और उसके बाद कोई स्तब्ध है कि आखिरकार इतने वक्त के बाद इस तरीके का एक इंसिडेंट, इस तरीके का वाकया, इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके की आतंकियों की बौखलाहट। और यहाँ पर ये वो जगह इससे पहले सील किया गया था। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ठीक उसी ग्राउंड जीरो से जहां पर कल ये वाकया हुआ था। और यहां से पल पल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कभी यहां पर स्थिति जो है थोड़ी संवेदनशील हो जाती है, कोई यहां से चीजों को हटाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज किया गया है यहां पर चीजों को। लगातार बड़े अधिकारी आ रहे हैं, डीजी आईजी लेवल के अधिकारी आ रहे हैं। यहाँ से एमएचए लगातार संपर्क में है और रात तक ये संख्या 42 बताई जा रही थी। 44 शहादत जो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देश ये कह रहा है, पूरा देश जो कि आक्रोश में रहा, एक पल कोई नहीं सो पाया। इस कारण से हर कोई ये कहता हुआ कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जा सकती है, कम से कम पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर अमृत कपूर डिफेंस एक्सपर्ट, जयदेव रानडे फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी RWA, और हमारे साथ में कर्नल समीर द्विवेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा को मैं समय स्क्रीन पर देख पा रही हूं। और कृष्ण मोहन, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है तो ये बड़ी बात होती है। अदिति, इसका अर्थ यह है कि सब्र का प्याला भर चुका है। कल का जो अटैक था वो कई मायनों में पूरा का पूरा सिचुएशन बदल देगा। इस अटैक ने न केवल जैश की एक धमाकेदार एंट्री की, ये बताया कि अब हिजबुल मुजाहिदीन पर पाकिस्तान भरोसा नहीं करता है। अब जैश ए मोहम्मद, जिसको कि पाकिस्तान डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वो कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकी कार्रवाइयाँ हैं वो करेगा। एक नए तरीके का आतंकवाद को एक नए पेडेस्टल पर ले जाया गया कल के अटैक से। इसमें एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया जो 2004 के बाद 15 साल पहले उसका इस्तेमाल हुआ था और वो भी इतना ताकतवर नहीं था। 100 किलो विस्फोटक के साथ एक SUV को एक कॉन्वॉय के साथ भिड़ाया गया और उससे हमला किया गया। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि अब जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वो एक नए पेडेस्टल पर पहुंचेगी। कल के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आज जो प्रधानमंत्री ने अभी जो भी घोषणाएं CCS के बाद हुई हैं, सुरक्षा बलों को पूरी तौर पर छूट दी, कल से ही पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिव था। कल शाम को ही सर्च एंड डिस्ट्रॉय, सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस यानी साडो और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस की खबरें आनी शुरू हो गई थी। कल ही शोपियां में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की तैयारी है और उससे निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को भी कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, बिशंबर दयाल जी, गवर्नमेंट का रिस्पांस काफी है? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और CCS के बाद कुछ चीज़ें उभर के आई हैं। पहली बात तो मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल से शुरू से 5 बजे जो से समाचार आया था, मैं सबसे पहले कहने लगा था कि भाई MNF स्टेटस तो इमीडिएटली विड्रॉ करो। कर मेरी शहनवाज हुसैन साहब से इस बात पर थोड़ी सी बहस भी हुई कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ करो। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इन सैनिकों से और पूरी आई थिंक सुरक्षा उनसे कि भाई बहुत अच्छा कदम लिया। लेकिन दूसरी बात मैं एक साथ में कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब बातें ठीक हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमें एक विजिबल एक्शन करना पड़ेगा। विजिबल एक्शन का मतलब मैं कह रहा हूं कि जब तक हम आज के दिन भी अगर पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम नहीं दे सकते कि जैसे मोहम्मद चीफ को इतने दिन एक टाइम दो, उस टाइम बाउंड में या तो इंडिया को सरेंडर करो और फेस दी एक्शन। देखिए ये जो कल एक्शन है, ये वॉर, पहली बात तो मैं आपको एक बताऊं, एक एसिमेट्रिकल वॉर है जम्मू एंड कश्मीर में जो हम लड़ रहे हैं,
वो एक वॉर है, लेकिन बिशंबर दयाल साहब, उसमें कोई आपको वो लगता नहीं है, है वो एक लड़ाई है जो जारी है। लगता है बिशंबर उस दयाल लड़ाई साहब में अब ये कह सकते हैं कि जिसकी फेल्ड इकोनॉमी, बिशंबर दयाल साहब, मैं क्योंकि यहां पर मौजूद हूं, मैं इस चीज को सेंस कर पा रहा हूं, आपको लगता है कि कोई वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी एक फेल्ड इकोनॉमी चलती ही सिर्फ इसी बात पर हो कि वो देखिए कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता हो और फिर उसके बाद वो भले यूएई या फिर तमाम देशों के बाद में जाकर के इमदाद की बात, इन चीजों की बात करता हो, जिसके लिए कम से कम एक लोकल हीरो ही हाफिज सईद और सलाहुद्दीन और मसूद अजहर हो, वो क्यों चाहेगा अपने उन जैसे कोई बात नहीं, कम से कम उसका मुखड़ा तो निकालो, इमरान खान का पब्लिक मुखड़ा देखिए। जेईएम ने, देखिए सचिन, जेईएम ने, जैश ए मोहम्मद ने कल इसके एक पूरा इसका जिम्मा लिया है, वो वहां पे बैठे हैं। कम से कम इमरान खान का पर्दा तो फाश करो, उसको एक्सपोज करो कि वो नहीं बेच रहा। उसके बाद अल्टीमेटम दो उसको। कपूर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, नहीं मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक्सपोज है, लेकिन द्विवेदी साहब जिसका नहीं, द्विवेदी साहब वहां पे बात ये ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सर वो इंपॉर्टेंट है सचिन, मेरा जो पॉइंट नहीं वो इंपॉर्टेंट है बिशंबर दयाल साहब, जैसा कि द्विवेदी साहब ने बता दिया। मैं कल से कह रहा था एमएनएफ स्टेटस करो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं कह रहा हूं अल्टीमेटम दो कि इनको डिपोर्ट करो, इन्हें टाइम बाउंड क्यों नहीं? ये तो हम शुरू से कहते आए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सर, आपको मालूम है कि हम पिछले उरी से लेकर पठानकोट से लेकर हम हमेशा कहते रहे हैं कि आपको चौतरफा नीति बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक कम से कम इस नीति से तो इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला कि आपने सिर्फ इतना कह दिया कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है और वो इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं हुई। ठीक है सर सचिन, तो आज तो इट्स अ वॉर, यू लॉस्ट 40 सोल्जर्स। What are we talking? It's a escalated war. तो इसको escalated war से दो ना जवाब। Absolutely sir. Declare an emergency. No doubt, stop sir. every activity. Give an ultimatum to Pakistan. Deport the bastard. बिशंबर दयाल जी, वो अल्टीमेटम तो दे दिया ना, जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं। द्विवेदी साहब यही होने वाला है। द्विवेदी साहब what do you sense? Specific. द्विवेदी साहब what do you sense? देखिए, विश्वंभर दयाल जी जो कह रहे हैं इस बात में बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल कश्मीर के भी स्तर पे अब एक बिल्कुल डिसीजिव पॉलिसी को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। भाषणबाजी बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो उनकी इच्छा है जता दी है, लेकिन जब वो इच्छा ज़मीन पे नज़र आएगी तब जाके इन लोगों को सबक मिलेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि 100 किलो विस्फोटक लेकर एक गाड़ी, अरे भाई विस्फोटक कहीं से तो आया होगा, ये गाड़ी कहीं तो तैयार हुई होगी। मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं सर। एक आम आदमी जो कि जानना चाह रहा है, एक आम भारतीय जो कि कल से गुस्से में रात को सो नहीं पाया, उसके लिए सिर्फ एक चीज मैं क्लैरिटी चाहता हूं। बिकॉज ए डिफेंस पर्सनल, एक फौजी होने के नाते जब एक पॉलिटिकल विल साथ आती है और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के प्रधानमंत्री सबसे पहली बार ऐसा कहता है कि मैं स्वतंत्र, हमारी यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी स्वतंत्रता देता हूं, यानी कि कहीं ना कहीं उसने कह दिया। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिप्लोमेटिकली आज की स्टेट में बहुत जरूरी है यूके की कॉन्फिडेंस में लेना और ये बातें बताना। तो ऐसे में जब चौतरफा चीजें बनाई जाती है सर, ग्राउंड पर पहुंचते हुए ऐसे एक ऑपरेशन को कितना वक्त लगता है और उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सर? ग्राउंड पे एक बार अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई और ऊपर से अगर आपको इजाजत है तो ग्राउंड पे हमारी सेना या हमारे सीपीओस ग्राउंड पे एक्शन लेने में समय नहीं लगाते। उन्हें सिर्फ क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। ये जो हमला हुआ है, इस हमले में जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि इसमें लोकल, ठीक है उनकी बागडोर कहीं और है, लेकिन लोकल इन्वॉल्वमेंट से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप जानते हैं, आप वहाँ पे हैं अनंतनाग, अकेले में 500 मदरसे चल रहे हैं, 500 मदरसे, और वहाँ पे सिर्फ क्या किया जा रहा है, आप जहर भरा जा रहा है, वहाँ शुद्ध जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि इंफॉर्मेशन वारफेयर के तहत हमें कम से कम इस चीज़ को काउंटर करना पड़ेगा। समय अभी आ गया है। जिस तरीके से ये जो इंटर सर्विसेज पाकिस्तान की हैं, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जैसे काम कर रहा है, हमें इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो ये सोशल मीडिया भी एक साथ में बहुत बड़ी चीज़ है जो वहाँ पे कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। इंटरनेट एक्टिविटीज़ पे, इन सब पे तुरंत पाबंदी वापस लग जानी चाहिए जब तक ये दक्षिण कश्मीर शांत नहीं होता। सर मैं ब्रिगेडियर कपूर से रिएक्शन ले लूं प्लीज। और अब्दुल रज़ाक, जीरो टॉलरेंस, जीरो नॉनसेंस।
सचिन जी देखिए, 30 दिसंबर को जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट दिखाई थी अपने दर्शकों के लिए, जिसमें मनीष शुक्ला रिपोर्ट कर रहे थे, शिरीन और पयोधी इसके एंकर्स थे। इन्होंने कहा था कि जैश ए मोहम्मद एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फिर वही तरीके की एक रिपोर्ट जी न्यूज़ ने 22 जनवरी को दिखाई। ये तो ये इंटेलिजेंस इनपुट था। 2 दिन पहले इंटेलिजेंस के सामने एक इंटरसेप्ट मिला था कि कुछ बड़ा होना चाहिए, देश रोना चाहिए, कुछ ऐसा होने वाला है। इतना सब कुछ होने के बावजूद रूट को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? देखिए, यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। आर्मी मूवमेंट जो हुई थी उसके रूट में, आर्मी जो मूवमेंट हो रही है उसके रूट में सिविलियन गाड़ियों को कैसे छोड़ा गया? क्या ये इंटेल फेलियर नहीं है? दूसरी बात, ये मूवमेंट इमरजेंसी मूवमेंट था या रूटीन मूवमेंट था? इसके पीछे कहा कुछ जा रहा है ऐसे कि ये मुखबिर हों रूटीन सर, मूवमेंट जो था, कि सर्जिकल तो स्ट्राइक पर रूटीन सवाल मूवमेंट उठाते का थे। इसके insider पीछे कुछ ऐसे information- सिंपैथाइजर हों जो कि यहाँ पर सेपरेटिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसे सिंपैथाइजर हों जो कि पाकिस्तान में जाकर के हाथ मिला लेते हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसे ही लोग हों जिन्हें मालूम है कि अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहा है तो वो बाजवा से गले मिल लेते हैं। नहीं सर, बात होने दीजिए। मैं इफ आई एम सेइंग जीरो टॉलरेंस, इट मींस जीरो टॉलरेंस सर। अरे सचिन जी, हम अभी भी गुरदासपुर के ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा इस वक्त मैं आपको राजनीति करने के लिए। नहीं सर, आप घुमाना चाह रहे हैं यहाँ से। नहीं ठीक है, ये सवाल कल से उठ रहा है। ये तमाम फौजी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री को वक्त मिले तब ना। नो सर, तो प्रचार में बिजी है। रक्षा मंत्री बीजेपी को बचाने में बिजी है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं सचिन जी। आप बताइए इंटेल फेलियर कैसे हो सकता है? जब रूट पे आप 2500 सैनिक ले जा रहे हैं तो आपने सैनिटाइज क्यों नहीं किया? कम से कम इस तरह की बातें सुनकर रूट को सैनिटाइज क्यों नहीं किया? ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। पूछिए आर्मी अफसर बैठे हैं। 40 जवानों के परिवार है ना सर, कैसे फेलियर हो सकता है? 45 जवान कोई मामूली बात नहीं है। जीरो टॉलरेंस, जीरो नहीं जवान। 300 किलो का एक्सप्लोजिव कोई इकट्ठा कैसे किया? ब्रिगेडियर इंटेल क्या कर रही थी? पुलवामा जैसी जगह, अरे बेंगलोर, बम्बई, हाँ इकट्ठा। तो मैं कह रहा हूं ना सर, हो सकता कुछ ऐसे लोग साथ हों पुलिस है जो कि अब तक चाहते नहीं थे कि कम से कम यहाँ प्रदेश में माहौल ठीक हो। ब्रिगेडियर कपूर, हाँ देखिए, ये जो इनका जो सबसे पहले तो अगर कहीं ना कहीं अब मैं कह रहा हूं कि चौतरफा पॉलिसी, सबसे पहले तो पॉलिसी इन जैसे लोगों के खिलाफ बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, हर चीज मेरा यही सारी डिस्कशन में एक ही पॉइंट रहा है कि हमें एक्सटर्नल एनिमी के बजाय एनिमी विद इन से पहले डील करना चाहिए। हमारे जो अंदरूनी हालात है उसके ऊपर काबू पाना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट रेज किया कि सैनिटाइजेशन नहीं की गई, पूरा रूट सैनिटाइज होता है उसके बाद ही कॉन्वॉय मूव करता है। और ये जो एक स्ट्रे इंसिडेंट है, एक गाड़ी जो एसयूवी है वो किसी लेन के अंदर या बाई लेन के अंदर वो खड़ी है और वो सडनली वो आ जाती है, तो हर एक बाई लेन और हर एक मोड़ के ऊपर नाके नहीं लगाए जाते। लेकिन ये यहाँ से हमको एक लेसन है कि अभी जैसे इन्होंने एस्केलेट किया है लेवल ऑफ टेररिज्म, जो कि ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, दूसरे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, तो वहाँ पर ये कार बॉम्ब का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये एस्केलेशन है और पाकिस्तान इसका रिएक्शन देखना चाहता है कि उन्होंने इसको एस्केलेट किया है, इसका लेवल बढ़ाया है टेररिज्म का। अभी हिंदुस्तान का क्या इसका रिपोर्ट होगा या क्या इनका जवाब होगा, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से बताया है कि उन्होंने पहली चीज़ है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आपका ये पॉइंट था कि कितना समय लगता है, उसमें कोई समय नहीं लगता क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है। विद इन नो टाइम एवरीबॉडी गेट्स द ऑर्डर्स, और वो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि कल और आज के अंदर तकरीबन 100 लोगों को तो वो उसे मालूम होता है कि यहाँ जो सामने वाला होगा कि वो जब वापस आएगा तो मैं उसके लिए थोड़ी तैयारी करके रखूं। तो अब एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं कहूंगा कि वो चीजें क्योंकि इंटेलिजेंस की होती हैं आप रिवील कीजिए, बट देखिए ऐसे है या फिर जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो हमको इस पैनल में नहीं डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर सारी हम ये बताना चाहते हैं कि आवर प्लान्स आर इन प्लेस, और वो वॉर गेम करते रहते हैं हम लोग, तो उसके अंदर कोई पूरी तैयारी होती है। इट इज़ ओनली गो हेड कहने की बात होती है, और हम अपने समय के साथ, और डोंट एक्सपेक्ट कि आज हुआ है और एक लाइटनिंग उसका रिस्पॉन्स हो, तो उसको काफ़ी इस समय बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी बताया गया है
कि आपको इंटरनेशनल ओपिनियन बनाना पड़ता है, आपको जो ताकतें हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ बिगर एक्शन करना है, बिकॉज इट विल लीड टू एस्केलेशन, और एस्केलेशन से दोनों साइड में क्षति होने वाली है। तो ये सब चीज़ों का मद्देनज़र उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे के अंदर गवर्नमेंट इज़ मूविंग। उन्होंने MFN जो उसका विड्रॉ किया है। अभी मेरा जो एक नेक्स्ट पॉइंट है कि दैट पाकिस्तान, इसका बहुत बड़ी डिमांड है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट स्टेट, और उसके अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू गेट टुगेदर। हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर यूनिटी नहीं है हमारे देश के अंदर। आप बाहर में क्या बोलेंगे? आप उनको टेररिस्ट स्टेट, हु इज स्टॉपिंग यू टू डिक्लेयर देम? और उसमें कोई कसर है? सारे जितने बड़े बड़े संगठन हैं वो सारे उधर हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रखी है। वो जाके सरकारी सेफ हाउसेज में रहते हैं, वो जगह जगह जाके पैसा इकट्ठे करते हैं, प्रचार करते हैं। ये तो पाकिस्तान की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ देयर आर्मी। ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ उनका नाम टेररिस्ट है, लेकिन दे आर रोग ऑर्गेनाइजेशंस, पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये करना चाहिए। इसके साथ साथ इनके और जैसे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसके अंदर वी शुड विड्रॉ आवर एम्बेसी फ्रॉम देयर, हाई कमीशन फ्रॉम देयर, सेम वे दे शुड बी सेंड बैक। इनके जितने भी हमारे यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन होते हैं उनके ऊपर कर्व लगाया जाए। सिर्फ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कुछ चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को एकदम विड्रॉ करना चाहिए, इनको पिंच करना चाहिए। यू हैव टू, पाकिस्तान दूसरी भाषा नहीं समझता। और दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो चीज़ है, आंसर इसका हम लोग बहुत सालों से कह रहे हैं, आंसर इसका पाकिस्तान का सिर्फ और कोई नहीं है, डिसमेंबरमेंट, मेक देम इनटू 4 स्टेट्स। वो जब तक हम नहीं करेंगे, इनके वहां पर इनको पिंच नहीं करेगा पाकिस्तान को, तब तक वो इस तरह से हमें इसमें कश्मीर के अंदर और हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैलाते रहेंगे। जयदेव रानाडे साहब, आपके पास आना चाहती थी सर। जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? का जो स्पीच था और जो बाकी के एक्शंस हुए हैं, उनसे ये साफ मालूम होता है कि बहुत सीरियसली लिया गया है और इसका रिस्पांस जो है काफ़ी कठोर होगा। पहले तो मेरे ख्याल से उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि शायद कुछ और हो, पर उसके बारे में हमको सतर्क रहना चाहिए और एजेंसीज को बताना चाहिए, यानी कि पुलिस को या इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो भी वो समझते हैं आउट ऑफ द वे या अब नॉर्मल है। मेरे ख्याल से इस तरीके से जो सोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। पर मैं 2-3 पॉइंट और मैं कहूँगा इसमें। एक, कि इस अटैक से ये स्पष्ट हो जाता है कि जैश ए मोहम्मद का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग में कोई कमी नहीं है, उन्होंने वैसे का वैसे ही रखा है, इंटैक्ट रखा है। दूसरी बात, जो जैश की एक्टिविटीज है, और जैश ही अलोन नहीं, बाकी के भी एजेंसीज की एक्टिविटीज है कश्मीर में, हम लोगों ने शायद उनको इतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। नहीं तो ये डर जो लड़का है वो जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किए हुए ऐसे कैसे घूम रहा था? हम लोगों ने उसको पिकअप क्यों नहीं किया जब सस्पिशन हुई? या अगर हमको ये भी खबर मिलती कि वो रेडिकलाइज हुआ है या उनके इन्फ्लुएंस में आया है, तभी भी उठाया जाना चाहिए था उसको। और जैसे और भी लड़के हैं उनको भी उठाना चाहिए, वो दूसरी बात है। फिर डी रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, पर उनको कड़ी नजर में रखने चाहिए। तीसरी बात, जो फंडिंग आ रही है कश्मीर में, और बहुत सारे फंडिंग आ रही है अलग अलग जगहों से, वो चेक करना चाहिए। वो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कश्मीर में बनने को जा रही है वो रोक नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो अब पाकिस्तान को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। अब प्रहार भारत को करना पड़ेगा, विशंबर दयाल जी। देखिए आदित्य, इसमें कोई शक नहीं है, वक्त आ गया है और बहुत कठोर कदम उठाने का वक्त आ गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमें जागने की घंटी बजी है या ये हादसा, मैं समझता हूं ये एक वॉर है, हमें समझनी पड़ेगी। ये वॉरफेयर 30 साल से चल रही है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। देखिए, पूरा ब्लेम जो आरओपी है या जो सीआरपीएफ है या जो मूवमेंट थी उस पर डालना भी ठीक नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंसीज का फेलियर बिल्कुल है।
और इस वक्त पर मैं समझता हूं अंदरूनी कार्रवाई, पूरा देश खड़ा है प्रधानमंत्री के साथ, पूरा देश, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। पूरा देश शहीदों के साथ खड़ा हुआ, पूरा देश के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, दूसरी बात, जरूरी बात है, लेकिन जिन लोगों ने इंटेलिजेंस फेलियर, इंटरनल अगर कार्रवाई करनी है तो हेड्स मस्ट रोल दोज हु हैव फेल्ड एंड दोज हु हैव फेल्ड द स्टेट। Intelligence failure is outrightly visible. This boy was in Afghanistan. He has come from there. अफगानिस्तान में 6 महीने से इस किस्म की 15 एक्टिविटी हो चुकी है, कार बॉम्ब और सुसाइड बॉम्ब्स। ये वहां से ट्रेंड होके आया है। आप लोगों ने आज तक पिकअप नहीं किया, एलिमिनेट नहीं किया, इसको शैडो नहीं किया, तो किसी ना किसी पे तो जिम्मेवारी डालो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि आगे से फेलियर ना हो। और तीसरी बात यह है, देखिए विजिबल एक्शन में मैं जो कराऊं, अदिति आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया किसी को ना, आपने मेरे से सवाल पूछा था। विजिबल एक्शन में मैं ये कह रहा हूं कि जो एलसी है सचिन, उसके लिए हमें यूएन की परमिशन नहीं चाहिए, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। एलसी पर पाकिस्तानी सेना के अगेंस्ट कठिन कार्रवाई कीजिए, हमारी कैपेबिलिटी में है, हमारी सेना की कैपेबिलिटी में है। और जिस दिन 1991 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा था, जिस सैनिक को जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, अगर उसको किसी की परमिशन चाहिए खुले कार्रवाई करने के लिए, वो मैं समझता हूं वो कह रहे पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है। ये 1991 में दे दी थी पार्लियामेंट ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा के। ठीक है, लोकल कमांडर्स को एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं विशंबर दयाल जी के पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेकर आऊं, अल्टीमेटम क्लियर है। गुड, वेरी गुड, वी थैंक हिम। मेरा सवाल द्विवेदी साहब से, सवाल जरा रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, विशंबर दयाल जी कह रहे हैं ये तो 91 से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास फ्रीडम है, लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर ये बात कहते हैं, लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह तोड़ जवाब, हैवी कॉस्ट, साफ कहते हैं मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को पता है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, उनके पास जो जानकारियां जितनी एक प्रधानमंत्री के पास हो सकती है, उतनी जानकारी हम में से किसी के पास नहीं हो सकती। जहां तक मैं विश्वनाथ दयाल जी ने जो अभी बात कही है, उस पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करूंगा। ग्राउंड लेवल पे मैं मानता हूं कि ये एक्ट बहुत पहले से है, स्पेशल पावर एक्ट, और आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ भी कई बार ये पीडीपी खासतौर से और बाकी और राजनीतिक दल भी ओछे किस्म की राजनीति करते रहे। नहीं, सुनिए पहले आप। ग्राउंड के ऊपर जब आप बात करते हैं स्पेशल पावर एक्ट का, आप बिना एसपी को इन्फॉर्म किए कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। किसी भी ऑपरेशन से पहले सिविल पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बताऊं, काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि जब सिविल पुलिस जब ऑपरेट करती है, उनके ऑपरेट करने का तरीका एक अलग होता है, और ये जो इंटरनल लोकल इंटेलिजेंस जो होती है, वो जो जितना सिविल पुलिस के पास होती है उतनी बाकी लोगों के पास नहीं आ सकती, क्योंकि वो लोकल कश्मीरी है। इस मसले में भी, इसमें भी ऐसा लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही, इनको मैं नहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां पे लोकल पुलिस को ये जानकारी नहीं थी, और किसी ना किसी तरीके से इसको पास ऑन करने में कोई दिक्कत हुई है। पहले ये इंटरनल जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका आपस का कोऑर्डिनेशन पे जोर देना होगा। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो किसी का फेलियर है ना जिसने ये कोऑर्डिनेट नहीं किया। लड़ाई चल रही है वहां, हर रोज ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो somebody has failed, no, somebody has, और we have to ask for that somebody also, so that next step doesn't fail there। आप लोग समझ नहीं रहे, इसको पॉलिटिकल रूप मत दो। लेकिन जो एजेंट, देखिए हमारी एजेंसीज है, वेल पेड है। अगर मैं वहां जनरल हूं ना, और अगर मैं फेल हुआ हूं, तो काश हैंग मी, because that is the way only country will learn। आप समझ नहीं रहे हो बात। ठीक है, विशंबर दयाल जी, इसको पॉलिटिकल रूप विशंबर दयाल जी, मोहतरम द्विवेदी, प्लीज दोनों को रोक रही हूं मैं यहाँ पर। सर, जिससे गलती हुई है उसे खामियाजा भुगतना चाहिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है सर, पर वो होता नहीं है। ठीक है, पर वो इन बातों में तब जाएगा, वो इन बातों में तब जाएगा। वो हमारे देश के अंदर अरे पिछले 3 साल में कितनी बार आपने एमओ से, जब आप मिलिट्री ऑपरेशन ब्रांच का जो मेन ऑपरेशन रूम है, उसमें कितनी बार डावल साहब गए, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं ना। ठीक है सर, तभी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन होती है ना। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस ऑपरेशन? पाकिस्तान में 24/7, जम्मू एंड कश्मीर पर 24/7 ISI काम करती है। आप लोग समझ नहीं रहे। मैं इस चैनल पे 50 बार बोल चुका हूं ये बात। छोटे से ब्रेक के बाद लौट। Nothing new, Sachin. I've been telling this since last 3 years. 24/7 ISI works on Jammu and Kashmir. We need to have a 24/7 agency. Who is that agency? Who is working? Catch him.